नमस्कार। आपका अखबार के रविवारी अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। कांग्रेस के पापों का घड़ा इतना लबालब भरा हुआ है और आज़ादी के बाद से जिस रफ्तार से कांग्रेस इसको भरती गई कि पिछले 11 साल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार उलीझ रहे हैं, इसमें से निकाल रहे हैं पाप, लेकिन वो अभी ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा है। बहुत से विषय आपने देखा होगा कि पिछले 11 साल में सरकार ने क्या क्या किया है, किन चीज़ों में सुधार किया है, लेकिन ऐसा लगता है कि जो अभी तक सुधार हुआ है बहुत ही कम है। ऊंट के मुंह में जीरे जैसा लगता है। अब एक मुद्दे की आज बात करता हूं। मेरा ध्यान मन में आती थी ये बात, लेकिन इसके तथ्यों पर ध्यान जो है वो भारत के PIL मैन कहलाते हैं अश्विनी उपाध्याय, उन्होंने दिया। उन्होंने जो तथ्य बताए और जो उन्होंने सवाल उठाए थे, उन्हीं के आधार पर मैं इस वीडियो में आपसे बात कर रहा हूं। अल्पसंख्यक, माइनॉरिटी क्या है इस देश का? कोई बड़ा से बड़ा वकील, बैरिस्टर बताए। संविधान में 2 जगह माइनॉरिटी का जिक्र आया है, एक आर्टिकल 29 में और दूसरा आर्टिकल 30 में। आर्टिकल 29 में अनुच्छेद 29 में ये कहा गया है कि माइनॉरिटी को अपनी भाषा, अपनी लिपि और अपनी संस्कृति को संरक्षित करने का अधिकार है। इस पर किसी को कहीं कोई एतराज़ नहीं है। दूसरा आर्टिकल 30 में आया है, वो क्या संविधान में लिखा है वो लाइन आपको पढ़ कर सुना देता हूँ। राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। अब आप देखिए, इन 2 जगहों के अलावा माइनॉरिटी शब्द का कहीं कोई जिक्र नहीं आया, कोई उल्लेख नहीं है। और माइनॉरिटी एजुकेशन का मतलब धार्मिक शिक्षा नहीं होती है, मजहब की शिक्षा नहीं होती है। इस अधिकार के तहत मदरसे नहीं खुल सकते, लेकिन धड़ल्ले से चल रहे हैं, हज़ारों की संख्या में चल रहे हैं, सरकारी अनुदान से चल रहे हैं। कोई रोकने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं। अब थोड़ी सी जागृति आ रही है, सरकारें जाग रही हैं, तो अब मदरसों में जो है वो सामान्य शिक्षा, गणित और साइंस जो है वो भी पढ़ाई जाने लगी है। लेकिन मजहब की शिक्षा बंद नहीं हुई है, इस बात को याद रखिए। तो उसका क्या असर हो रहा है उसकी बात फिर कभी करेंगे, लेकिन अभी केवल माइनॉरिटी जो शब्द है उस पर रहते हैं। तो माइनॉरिटी का जिक्र पूरे संविधान में और कहीं नहीं है, लेकिन अपने देश में एक माइनॉरिटी कमीशन है, माइनॉरिटी मिनिस्ट्री है, माइनॉरिटी एक्ट है, ये सब कुछ बन गया है। तो चलिए 2 जगह आया है, यही काफ़ी मान लेते हैं कि 2 जगह माइनॉरिटी का जिक्र है। सवाल ये है कि क्या कहीं भी संविधान में माइनॉरिटी यानी अल्पसंख्यक को परिभाषित किया गया है? कहीं भी परिभाषित नहीं किया गया है कि आखिर माइनॉरिटी कहलाएगा कौन, होगा कौन, किस आधार पर होगा? जनसंख्या के आधार पर होगा या उसका कोई और आधार बनेगा? और इसको तय करने के लिए क्या कोई अध्ययन हुआ, कोई कमीशन बना, लॉ कमीशन की कोई रिपोर्ट आई? ऐसा कहीं भी उल्लेख आपको मिलेगा नहीं। ये भी कहीं नहीं कहा गया है कि देश की कुल आबादी का कितना प्रतिशत होगा अगर कोई समाज, तो उसको माइनॉरिटी मान लिया जाएगा। ये कहीं परिभाषित नहीं है। तो अगर देश का बहुसंख्यक समाज मान लीजिए कि 75, 78, 80% है, तो उससे 1% कम वाला भी माइनॉरिटी हो सकता है, क्योंकि कहीं परिभाषा नहीं है, कोई ये लिखा नहीं है कि कितने % होगा कुल आबादी का तो उसको माइनॉरिटी माना जाएगा। और माइनॉरिटी किस आधार पर माना जाएगा? राष्ट्रीय आधार पर, राज्य के आधार पर, जिले के आधार पर, या उससे नीचे की इकाई के आधार पर। आप देखेंगे कि देश में जो है 200 जिले ऐसे हो गए हैं। ये स्टडी जो है वो अश्विनी उपाध्याय की है। उनका कहना है कि 200 जिले ऐसे हो गए जहां हिंदू हैं ही नहीं, या हैं तो नाम मात्र के हैं। तो क्या उन जिलों में हिंदुओं को माइनॉरिटी घोषित किया जाना चाहिए? लेकिन वो घोषित करने के लिए पहले तो परिभाषा तय हो। तो आबादी के अनुपात के हिसाब से माइनॉरिटी तो नहीं तय किया है संविधान ने कहीं भी, और सरकार ने भी नहीं किया है। जिस सरकार ने मंत्रालय बनाया, जिस सरकार ने माइनॉरिटी एक्ट बनाया, उस सरकार ने भी नहीं किया है। तो फिर तय कैसे हुआ? तो 1992 में
अब आप देखिए, इस तरह के जितने कानून बने हैं माइनॉरिटी से रिलेटेड, संविधान ये ज़रूर कहता है कि ये जो आर्टिकल है, इनमें जो बात कही गई है, इनके प्रोटेक्शन के लिए कानून बनाने का अधिकार संसद और सरकार को होगा। तो जो कानून बने हैं, कानून बनाने से किसी को दिक्कत नहीं है। तो जो कानून बने 1992 में माइनॉरिटी एक्ट है, समय का ध्यान दीजिए। 1950 में देश का संविधान बन गया, उसके 42 साल बाद माइनॉरिटी एक्ट बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी? जिनको माइनॉरिटी मानते हैं, जिन लोगों ने बनाया ये कानून, उन्होंने तो मांग नहीं की। देश में किसी समुदाय ने, किसी समाज ने ये मांग किसी भी स्तर पर, किसी भी कालखंड में नहीं कहा कि हमको माइनॉरिटी घोषित कीजिए। और 42 साल तक आपने किया नहीं। 42 साल बाद आपको अचानक याद आया कि एक माइनॉरिटी एक्ट बनना चाहिए। तो क्यों याद आया? क्योंकि 1992 भारतीय राजनीति का एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट है। अयोध्या में राम जन्मभूमि का आंदोलन अपने शिखर पर था और 6 दिसंबर 1992 को वहाँ जो विवादित ढांचा था, जो मंदिर को गिराकर बनाया गया था, वो गिर गया। तो चिंता हुई माइनॉरिटी वोट की। माइनॉरिटी से मतलब कांग्रेस पार्टी के लिए माइनॉरिटी का मतलब उनके लिए सिर्फ एक समाज है, और वो कौन सा समाज है ये आपको पता है। उसके अलावा उनको माइनॉरिटी से कोई मतलब नहीं है। उस समाज के हितों का ध्यान रखना उनके लिए इसलिए ज़रूरी है, इसलिए नहीं कि उनकी चिंता है, इसलिए नहीं कि उनकी अशिक्षा, बेरोज़गारी और उनकी गरीबी, इनकी चिंता है उनको, इसलिए कि वो वोट बैंक है और उनको गरीब, अशिक्षित और इस हालत में रखना ज़रूरी है ताकि वो हमारे ऊपर निर्भर बने रहे। जब तक निर्भर रहेंगे तो वोट देंगे, जैसे ही आत्मनिर्भर होंगे तो फिर आत्मनिर्भरता के आधार पर फैसला करने लगेंगे, फिर सोचने लगेंगे, तर्क वितर्क करेंगे कि किसके साथ रहें, किसके साथ नहीं रहें। आंख बंद करके समर्थन नहीं करेंगे कांग्रेस पार्टी का। तो ये स्थिति बनाए रखने के लिए ज़रूरी है कि उनको अपने ऊपर निर्भर बनाए रखो कि हम देंगे, हम हाथ से तुमको अनाज देंगे, पैसा देंगे, तब तुम्हें खाने को मिलेगा, रहने को मिलेगा। तुम्हें हम इस हालत में नहीं आने देंगे कि अपने से तरक्की करने लगो, अपने से पढ़ने लगो, अपने से रोज़गार करने लगो। इस स्थिति में नहीं आने देंगे। मनाही कहीं नहीं की है, लेकिन उसके लिए कोई सहूलियत भी नहीं दी। तो जो 1992 का एक्ट बना, माइनॉरिटी एक्ट, उसमें कहा गया कि माइनॉरिटी कौन होगा ये केंद्र सरकार तय करेगी। अब केंद्र सरकार कोई भी इस तरह का फैसला करती है, मंडल आयोग की सिफारिशें हमारे सामने हैं। उसके अलावा अलग अलग समय पर जो है इस तरह के मुद्दे उठते रहते हैं। अभी सुप्रीम कोर्ट में स्थानीय निकायों में आरक्षण का मामला आया पिछड़ों के, तो सुप्रीम कोर्ट ने जिन सरकारों ने कोई अध्ययन नहीं किया था, उसका कोई साइंटिफिक बेसिस नहीं बताया, सामाजिक आधार नहीं बताया, उनके यहाँ चुनाव नहीं होने दिया। कहा पहले ये स्टडी लेकर आइए। तो 1993 में जब सरकार ने बताया माइनॉरिटी कौन होगा, तो उससे पहले कोई अध्ययन नहीं हुआ, कोई कमीशन नहीं बना। लॉ कमीशन है देश में, उसकी कोई रिपोर्ट नहीं आई। सरकार चाहती तो लॉ कमीशन से कहती कि आप भाई अध्ययन कीजिए और बताइए, एक रिपोर्ट दीजिए हमें। वो भी नहीं हुआ। किसी निजी संस्थान को, या मतलब एनजीओ को कहें, उसको भी ये काम नहीं दिया। किसी सरकारी एजेंसी को ये काम नहीं दिया कि बताओ किस आधार पर माइनॉरिटी का निर्धारण हो, वो भी नहीं किया। लेकिन अपनी ओर से घोषित कर दिया, और उन लोगों को घोषित किया जिनमें से किसी ने मांग नहीं की कि हमको माइनॉरिटी घोषित करो। तो किसको किसको घोषित किया? एक तो अपना वोट बैंक था, उसको घोषित किया। दूसरा क्रिश्चियंस को घोषित किया। तीसरा सिखों को। चौथा बौद्ध लोगों को, पारसी लोगों को, इनको घोषित कर दिया गया। लेकिन ये नहीं बताया गया कि भाई उसका आधार क्या है। आखिर कोई भी बात आप घोषित कर रहे हैं, कानून बना रहे हैं, तो उसका आधार तो बताएंगे। अगर आप किसी को माइनॉरिटी का दर्जा दे रहे हैं तो उसकी परिभाषा तो बताएंगे कि माइनॉरिटी की परिभाषा क्या है। उसको परिभाषित करने की ज़रूरत नहीं समझी। यूएन यानी यूनाइटेड नेशंस के मुताबिक वो समाज जो आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक रूप से निष्प्रभावी हो
और जिसकी आबादी कुल आबादी का लगभग नगण्य हो, वो माइनॉरिटी है। तो हम मान सकते हैं आप यूएन की इस परिभाषा को नहीं मानते, तो अपनी परिभाषा तो बताइए। तो 1993 में अक्टूबर में एक सरकारी आदेश के जरिए घोषित कर दिया गया कि माइनॉरिटी कौन होगा, लेकिन किस आधार पर यह घोषित किया गया, उसकी परिभाषा क्या होगी, इसके बारे में कुछ नहीं कहा गया। उसके बाद 2004 में एक माइनॉरिटी एजुकेशन एक्ट आया। इसमें भी ज़रूरत नहीं समझी कि माइनॉरिटी कौन होगा, इसकी परिभाषा तय करें। जब नेशनल माइनॉरिटी कमीशन बना तो उसमें कहा गया कि केंद्र सरकार बताएगी कि कौन माइनॉरिटी होगा। तो मैंने बता दिया केंद्र सरकार ने किसको किसको माइनॉरिटी माना, लेकिन उसका कोई आधार, उसकी कोई परिभाषा तय नहीं की उस समय भी। अब आप समझिए कि जिस वर्ग की परिभाषा नहीं तय है, उसके नाम पर देश में 300 योजनाएं चल रही, टैक्स पेयर का पैसा खर्च हो रहा है। माइनॉरिटीज़ को ये सुविधाएं मिलें, इससे किसी को एतराज़ नहीं हो सकता, लेकिन पहले आप तय तो करेंगे कि माइनॉरिटी होगा कौन। इसको कोई तय करने के लिए तैयार नहीं है। तो जिसकी परिभाषा नहीं है उसके नाम पर मंत्रालय खुल गया, उसके नाम पर कमीशन बन गया, उसके नाम पर वजीफ़ा दिया जाने लगा, उसके नाम पर कोचिंग इंस्टीट्यूट खुल गए, उसके नाम पर शिक्षण संस्थाएं खुल गईं, और इन शिक्षण संस्थाओं में मजहब की शिक्षा न दी जाए इसके लिए कुछ नहीं किया गया। तो एक बड़ा वर्ग जो इन शिक्षण संस्थाओं में पढ़ने जाते हैं जो बच्चे, उनको सामान्य शिक्षा की बजाय मजहब की शिक्षा मिलती है। तो आप समझ सकते हैं वो कैसे लोग बनते हैं, समाज में उनकी क्या उपयोगिता बनेगी। वो रोज़गार की बात हो, चाहे फिर जीवन में प्रतिस्पर्धा की बात हो, प्रतियोगिता की बात हो, कहाँ ठहरेंगे। तो वो मजहब पर और उससे ज़्यादा मजहब चलाने वालों पर निर्भर रहेंगे, और मजहब चलाने वाले निर्भर हैं एक खास पार्टी पर जिसका नाम कांग्रेस पार्टी है। तो ये खेल कांग्रेस पार्टी का लंबे समय से चल रहा है, और दुख की बात यह है कि समय समय पर सरकारें बदली भी, लेकिन इसको बदलने की कोशिश किसी ने नहीं की, बल्कि मैं इससे आगे जाकर कहूँगा किसी ने हिम्मत नहीं की। आज भी ये स्थिति बनी हुई है। तो इस समय ज़रूरत क्या है? इस समय देश में ज़रूरत है, पहली चीज़ तो जो संविधान में जिसकी व्यवस्था नहीं है वो होना क्यों चाहिए, इस पर सवाल होना चाहिए, इस पर बहस होनी चाहिए, चर्चा होनी चाहिए पूरे देश में कि भाई इस माइनॉरिटी का अवतरण हुआ कहाँ से, जिसकी कोई परिभाषा नहीं है। ये अदृश्य है, ये ईश्वर की तरह है जो दिखाई नहीं देती है, जिसके बारे में कोई जानता नहीं, केवल आप महसूस कर सकते हैं। तो ये माइनॉरिटी का कॉन्सेप्ट किसी समाज के भले के लिए, उसके उत्थान के लिए नहीं आया। ये आया वोट बैंक के लिए, ये आया एक पार्टी को सत्ता में बनाए रखने के लिए। फिर कह रहा हूं, बार बार कहूंगा, किसी समाज का भला इसके पीछे उद्देश्य नहीं था। सिर्फ अपना वोट बैंक सुरक्षित रखने और अपनी सत्ता को बनाए रखने का उद्देश्य था। और बड़े आश्चर्य की बात है कि छोटी छोटी बातों पर, छोटी शायद कहना ठीक नहीं होगा, लेकिन बहुत सी ऐसी बातों पर सुप्रीम कोर्ट सीधे सुओ मोटो जो है कॉग्निजेंस लेता है, स्वतः संज्ञान लेता है, और ज़्यादातर उनमें से ऐसी बातें होती हैं जो समाज के भले के लिए, देश के भले के लिए होती हैं। लेकिन इस मुद्दे का कभी सुप्रीम कोर्ट ने कोई संज्ञान नहीं लिया। इस आधार पर सुप्रीम कोर्ट के पता नहीं कितने फैसले हैं कि माइनॉरिटी के बारे में ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। अरे भाई, परिभाषित तो कर दीजिए। कोई मना नहीं कर रहा है कि माइनॉरिटी नहीं होना चाहिए, लेकिन सेकेंड बिगेस्ट मेजॉरिटी माइनॉरिटी कैसे हो सकती है, इस सवाल पर क्या चर्चा भी नहीं होनी चाहिए, इस पर बहस भी नहीं होनी चाहिए। लेकिन हो नहीं रहा है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि ये बिजली का नंगा तार है, छुएंगे तो करंट लग जाएगा। हालांकि पिछले 10-11 सालों का, अगर आप पिछले 10-11 सालों का भारत सरकार का रिकॉर्ड देखें तो सरकार ने ऐसे कई बिजली के नंगे तारों की बिजली काट दी है। तो चाहे अनुच्छेद 370 हो,
चाहे 3 तलाक का मामला हो और चाहे अभी जो ताज़ा मामला है वक्फ संशोधन विधेयक का मामला हो। वक्फ को हाथ मत लगाना, वक्फ के बारे में कुछ मत करना। आप करते रहें। आप एक ऐसे बोर्ड की, एक ऐसी संस्था की ताकत बढ़ाते रहें जिसको 2013 आते आते इतनी बड़ी छूट दे दी कि वो देश में जिस संपत्ति पर हाथ रख दे वही उसकी। दुनिया में ऐसा कोई कानून नहीं है, किसी देश में, इस्लामिक देशों में भी नहीं है, लेकिन भारत में ये चल रहा था क्योंकि भारत में ही वोट बैंक की राजनीति चलती है। क्योंकि एक पार्टी ने आज़ादी के बाद से लगातार यही राजनीति की और अब भी उस राजनीतिक रास्ते से हटने को तैयार नहीं है। अब तो उसको लगता है कि ये हमारे सर्वाइवल का सवाल हो गया। अगर इस रास्ते को छोड़ा तो हमारी जो जड़ें सूख रही हैं वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाएंगी। अगर अपनी राजनीति को बचाना है तो इस सोच को और पुष्पित पल्लवित करना पड़ेगा, खाद पानी देना पड़ेगा। वही देने की कोशिश हो रही है। संसद में वक्फ संशोधन विधेयक पर बहस में आप देख लीजिए सदस्यों के भाषण, आपको समझ में आ जाएगा कि कौन इस प्रवृत्ति को जिंदा रखने की कोशिश कर रहा है और कौन बदलाव चाहता है। कौन चाहता है कि देश बाबा साहब अम्बेडकर के बनाए संविधान के मुताबिक चले और कौन चाहता है कि किसी मजहब के प्रावधानों के अनुसार चले। तो एक फैसला तो करना पड़ेगा, पूरे देश को करना पड़ेगा कि देश संविधान से चलेगा या किसी और चीज़ से चलेगा। जो परिवर्तन पिछले 10-11 साल में हुआ है वो बार बार इस बात की मुनादी है, घोषणा है कि देश तो संविधान से चलेगा। लेकिन समस्या ये है कि समस्या का अंबार इतना बड़ा हो चुका है, जैसे कूड़े का अगर ढेर बहुत बड़ा हो जाए तो उसको हटाने में बड़ा समय लगता है, बड़ी आसानी से नहीं हट पाता है। वही हालत हो गई है। आप हटाते जाएंगे और आपको लगेगा कि अभी तो बहुत सारा काम बाकी है। और जो लोग चाहते हैं कि वो कूड़े का ढेर हट जाए, उनमें एक समय आता है जब उनका धैर्य जवाब देने लगता है कि भाई इतना समय तो नहीं लगना चाहिए। वो भूल जाते हैं कि कितने समय में ये इकट्ठा हुआ और जितने समय में इकट्ठा हुआ उससे ज़्यादा समय लगेगा इसको हटाने में। तो ये आप मानकर चलिए कि ये जो काम हुआ है संसद के दोनों सदनों से वक्फ संशोधन विधेयक का पास होना, और उससे बड़ी बात मैं मानता हूँ जो पार्टियां अपने को सेकुलर मानती हैं उनका समर्थन में आना इस संशोधन विधेयक के, ये भारतीय राजनीति में परिवर्तन का एक बहुत बड़ा संकेत है कि सच को सच कहने की हिम्मत दिखाई गई है। बदलाव की कोशिश का समर्थन किया गया है। तो बात घूम फिर कर फिर वहीं आती है कि आखिर इस देश में माइनॉरिटी है कौन, किसने तय किया और उससे बड़ी बात किस आधार पर तय किया। तो पहली चीज संविधानविद, कानूनविद और मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जजेस को मिलाकर भी कोई कमीशन, कोई कमेटी, कोई ऐसी संस्थागत व्यवस्था होनी चाहिए जो ये तय करे कि माइनॉरिटी की परिभाषा क्या होगी, उसका आधार क्या होगा। जब तक ये नहीं होता है तब तक ये खिलवाड़, ये खेल चलता रहेगा। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।